सो ये टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ ग्लास। सो क्वेश्चन 1 to 8 है, कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। सो वन वर्ड ही हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए। सो द हिस्ट्री ऑफ ग्लास में फर्स्ट है, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड ए मटेरियल कॉल्ड डैश। तो अर्ली ह्यूमंस, जो पुराने ह्यूमंस थे, उन्होंने एक मटेरियल यूज़ किया कॉल्ड डैश टू मेक द शार्प पॉइंट्स। मेक का मतलब बनाना, क्या शार्प पॉइंट्स ऑफ द डैश। तो यहाँ फ्रॉम द अर्लीस्ट ओरिजिन, पुराने समय से मैन हैज़ बीन मेकिंग यूज़ ऑफ ग्लासेस। जो मैन है वो ग्लासेस का यूज़ कर रहा है। हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड दैट a type of natural glass obsidians formed in place such as mouth of volcano as a result of intense heat of erupted melting sand। इसको हम for the timing skip करते हैं, hyphen to hyphen। So historians have discovered, उन्होंने डिस्कवर किया कि the type of natural glass that, कि एक नेचुरल ग्लास का टाइप है, वॉज फर्स्ट यूज एज टिप्स फॉर स्पेयर्स। वो सबसे पहले यूज हुआ एज टिप्स फॉर स्पेयर्स। तो वो नेचुरल ग्लास था क्या? ऑब्सीडियन। ये कहाँ से फॉर्म होता था? फॉर्म्ड इन प्लेस सच एज द माउथ ऑफ वॉल्केनो। सो जो ज्वालामुखी है उसके जो माउथ है जहाँ से लावा निकलता है, वहाँ पे फॉर्म होता था एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीट ऑफ इरप्टेड मेल्टिंग सैंड। ये बहुत ज़्यादा जो हीट होती थी ना, मेल्टिंग सैंड मतलब सैंड नीचे नीचे से पिघल के निकलती थी, तो वो उसका रिजल्ट था ये ऑब्सीडियन। ये एक नेचुरल ग्लास है जो यूज़ किया जाता था, वॉज फर्स्ट यूज एज ए टिप ऑफ स्पेयर। सो हमारे दो आंसर आ गए। फर्स्ट तो वो क्या है, मटेरियल जो डिस्कवर होता है, नेचुरल ग्लास था। नेचुरल मतलब ये कोई मैन मेड नहीं था, नेचुरल ग्लास था। उसका नाम था ऑब्सीडियन, OBSIDIAN। और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो शार्प पॉइंट्स ऑफ देयर स्पेयर्स, SPEARS। सो हमारा आंसर आ गया। सो 4000 BC डैश मेड ऑफ स्टोन वर कवर्ड इन ए कोटिंग ऑफ मैन मेड ग्लास। तो अब यहाँ पे बात हो रही है मैन मेड ग्लास की। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ मैन मेड ग्लास। उनको एविडेंस मिले आर्कोलॉजिस्ट को। आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो खोज वगैरह करते हैं। तो मैन मेड ग्लास विच डेट बैक टू द का मतलब होता है स्टार्टेड। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुई? 4000 BC। सो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि मैन मेड ग्लास जो 4000 BC पहले था, दिस टुक द फॉर्म ऑफ ग्लेजेस यूज्ड फॉर कोटिंग स्टोन बेड्स। तो ग्लेजेस होता है एक तरह का लिक्विड जिससे शाइन आती है। तो दिस टुक द फॉर्म ऑफ ग्लेजेस, उन्होंने इससे मतलब मैन मेड ग्लास था उसको क्या बनाया, एक लिक्विड सा बना दिया। यूज्ड फॉर, जिसको यूज़ किया जाता था फॉर कोटिंग। कोटिंग मतलब जैसे पेंट वगैरह हो गया, ऐसा कुछ लगाने के लिए, स्टोन बेड्स। तो ये मोती हो गए। तो यहाँ पे आ गया 4000 BC डैश मेड ऑफ स्टोन वर कवर्ड इन ए कोटिंग ऑफ मैन मेड ग्लास। सो वर कवर्ड, किसको कवर किया जाता था? सो यूज्ड फॉर कोटिंग स्टोन बेड्स। सो स्टोन बेड्स क्या हो गए? जो मोती किससे बने थे? स्टोन से। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे बेड्स मेड ऑफ स्टोन were covered in a coating of man-made glass. First century BC, glass was colored because of the dash in the material. Glass blowing became the most common way to make glass containers. ग्लास ब्लोइंग क्या, ब्लो क्या होता है? फूक मारना। सो ग्लास मतलब कोई भी कांच है उसमें फूक मारना बिकेम द मोस्ट कॉमन वे टू मेक ग्लास कंटेनर्स। ये सबसे कॉमन वे बन गया ग्लास कंटेनर्स बनाने का। कंटेनर क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ डाल सकते हैं, जैसे बॉक्स। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BC, द ग्लास मेड ड्यूरिंग द टाइम वॉज हाईली कलर्ड ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये जो ग्लास बनता था ना इस समय, वो हाईली कलर्ड होता था। क्यों? ड्यू टू का मतलब हो गया बिकॉज ऑफ। तो वो कलर्ड होता था, ग्लास वॉज कलर्ड बिकॉज ऑफ मतलब ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि उसमें क्या होती थी? इम्प्योरिटीज। Until 476 AD, only the dash knew how to make glasses. 476 AD तक सिर्फ ये जानते थे how to make glasses. In the first century AD, method of creating colorless glass was developed. ठीक है, पहली सेंचुरी AD में ये मेथड ऑफ कलरलेस ग्लास वॉज डेवलप किया, विच वॉज देन टिंटेड बाय द एडिशन ऑफ कलरिंग मटेरियल। तो उसके बाद उसको थोड़ा सा कलर दिया जाता था, एडिशनल कलर दिया जाता था। द सीक्रेट ऑफ ग्लास मेकिंग वॉज टेकन अक्रॉस यूरोप बाय द रोमन्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी।
तो ये जो ग्लास का सीक्रेट था ना, ये यूरोप में, पूरे यूरोप में लेके गए, कौन लेके गए? रोमन्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। तो इसका मतलब उस टाइम जो सीक्रेट था वो सिर्फ किसको पता था? रोमन्स को। सो जॉर्ज रेंस्कॉफ developed a process using dash to avoid the occurrence of dash in the brown glass. So ये हमें मिलेगा, a major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Robinson. तो उसने सबसे बड़ा माइलस्टोन कब हुआ? जब उसने इन्वेंट किया, किसका इन्वेंशन हुआ? लेड क्रिस्टल ग्लास का। ठीक है, तो ये किसने किया? इस पर्सन ने किया। ही अटेम्प्टेड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ क्लाउडिंग दैट समटाइम्स अकर्ड इन ब्राउन ग्लास बाय इंट्रोड्यूसिंग लेड टू द रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस। तो उसने इसको काउंटर, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश की। किसको ठीक करने की कोशिश की? द इफेक्ट ऑफ क्लाउडिंग। क्लाउडिंग के इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश की, जो कई बार अकर होती थी इन ब्राउन ग्लास, बाय इंट्रोड्यूसिंग लेड टू द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल था उसमें लेड वो इंट्रोड्यूस कर देते थे ब्राउन ग्लास में, जिससे वो क्लाउडिंग का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता था। तो सो उसने डेवलप किया है प्रोसेस यूजिंग लेड टू अवॉइड द अकरेंस ऑफ क्लाउडिंग इन द ब्राउन ग्लास। तो वो लेड को यूज़ करके क्लाउडिंग को ख़त्म कर रहे थे। Except mid 19th century, British glass production developed after changes to law concerning. So British glass production है developed हुआ। कब develop हुआ? After changes to law, जब changes हुए law में। concerning मतलब किसके related changes हुए law में? तो अगर यहाँ पे देखें, इन ब्रिटेन द मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्री ओनली रियली स्टार्टेड टू डेवलप। तो यहाँ पे वो इंडस्ट्री जो है डेवलप होनी शुरू हो गई, ग्लास इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई आफ्टर द रिपील ऑफ द एक्साइज एक्ट इन 1845। तो रिपील का मतलब होगा ख़त्म करना। क्या ख़त्म किया? रिपील, जैसे कोई लॉ को रिपील कर दिया, मतलब लॉ को वो ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। The Excise Act in 1845. Before that, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glass house. इससे पहले ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे ग्लास को मेल्ट करने के लिए ग्लास हाउस के। सो ब्रिटिश ग्लास प्रोडक्शन डेवलप्ड आफ्टर चेंजेस टू लॉ कंसर्निंग। सो यहाँ पे जो हम आंसर देंगे वो होंगे टैक्सेस। टैक्सेस के रिलेटेड जो लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से लेके 13, ये है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। In 1887, H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine that existed at the time. From 1887 onwards, उसके बाद 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth blowing to semi automatic process. जो glass making है, ठीक है, वो डेवलप हुई ट्रेडिशनल माउथ ब्लोइंग से, मतलब पहले मुंह से बुलाते थे, तो उसको किससे डेवलप किया फर्दर? क्या हो गया? सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। After factory owner H.M. Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castlewood। मतलब जब इसने इंट्रोड्यूस की ना मशीन जो कि 200 बॉटल्स पर आवर बना सकती थी, तो इससे वो उसने सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस बना दिया इंग्लैंड में। तो मोर देन 3 टाइम्स क्विकर देन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड। ये 3 गुना फास्ट था। कोई भी जो प्रीवियस प्रोडक्शन थी ना, तो ये मतलब प्रेजेंट की प्रोडक्शन 3 गुना फास्ट हो गई इसकी। इससे पहले जितने भी मेथड्स थे वो उससे 3 गुना जो फास्ट थी। इसका मतलब इससे फास्ट तो कोई और होगा नहीं फिर इससे पहले। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ट्रू। इसका मतलब 1887 में एशली की फास्टेस्ट बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन थी। मिशेल ओन्स वॉज हायर्ड बाय ए लार्ज यूएस कंपनी टू डिज़ाइन ए फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर देम। यहाँ पे लिखा है in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michel Owens। तो इसी ने डेवलप की थी। फाउंडर ऑफ द ओन्स बॉटल मशीन कंपनी एंड इंस्टॉल इन इट्स फैक्ट्री। ठीक है, तो ये तो फाउंडर था मशीन कंपनी का, मतलब ओन्स बॉटल मशीन कंपनी का। इसका मतलब किसी लार्ज कंपनी ने इसको जॉब पे नहीं रखा था, हायर नहीं किया था, ये तो खुद फाउंडर था उस कंपनी का। सो इसलिए ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। 11th क्वेश्चन है, नाउ डेज मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। ज़्यादातर जो ग्लास है वो कौन प्रोड्यूस करता है?
लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स, तो इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो इसलिए हम ये आंसर लिखेंगे नॉट गिवन। नेक्स्ट है कंसर्न्स फॉर द इन्वायरमेंट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स। ग्लास इज एन आइडल मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग, सो ग्लास जो है वो सबसे अच्छा मटेरियल है रिसाइकलिंग के लिए। विद ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न्स फॉर ग्रीन इशूज़ मतलब वही इन्वायरमेंट के लिए जो कंसर्न्स है वो ग्रो हो रही हैं कंज्यूमर की, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स आर बिकमिंग इवन मोर पॉपुलर। सो इसकी वजह से ग्लास जो है और जार्स हैं, ग्लास बॉटल्स और ग्लास जार्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल ग्लास देन टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है? प्रोड्यूस करना रिसाइकल्ड ग्लास, एज लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट रिसाइकल ग्लास देन टू मेल्ट डाउन न्यू मटेरियल, दिस ऑल्सो सेव्स फ्यूल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्योंकि एनर्जी कम चाहिए रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकल ग्लास को मेल्ट करने के लिए नए रॉ मटेरियल के बजाय, तो ये फ्यूल और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगी तो न्यू ग्लास को मैन्युफैक्चर करने से रिसाइकल ग्लास पर को प्रोड्यूस करना तो कम एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए यही हो जाएगा फॉल्स। तो रिसाइकलिंग लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मोर एक्सपेंसिव, गलत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिंगिंग बैक द बिग कैट्स। व्हाट डिड द 2016 डिस्कवरी ऑफ द एनिमल बोन रिवील अबाउट द लाइनेक्स? इट्स टाइम टू स्टार्ट रिटर्निंग वैनिश्ड नेटिव एनिमल्स टू ब्रिटेन। ये टाइम है सही स्टार्ट करने के लिए रिटर्निंग वैनिश्ड नेटिव एनिमल्स, जो ख़त्म हो गए वहाँ के ब्रिटेन के नेटिव एनिमल्स वहाँ के, उनको रिटर्न करना है, से जॉन वेसी। देयर इज़ अ पोइम रिटन अराउंड 598 AD which describes hunting a mystery animal called the लोविनी। तो इस टाइम पीरियड दौरान कोई डिस्क्रिप्शन है पोइम में कि किसी एनिमल को हंट किया जा रहा है, तो वो ये है। बट व्हाट वाज इट, ये क्या है? नथिंग सीम्स टू फिट, पता नहीं लग रहा क्या है। Until 2006 when an animal bone dating from around the same period was found in the Kensey Cave in North Ireland, England। तो 2006 तक ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब जब एक एनिमल बोन, तो यहाँ पे पता लगे हमें कि एनिमल बोन मिली है, वही उसी सेम पीरियड की इस केव में मिली, इस गुफा पे मिली नॉर्थ आयरलैंड में। अंटिल दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी तक द लाइनेक्स एक कैट है, ठीक है, टेसल लेड एयर्स जैसी। सो ये जो लाइनेक्स है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, हाइफन टू हाइफन, was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago। तो ये जो कैट है लाइनेक्स, ये एज्यूम किया जाता था कि वो 6,000 साल पहले तो ये ख़त्म हो गई, डाइड आउट, बिफोर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज आइलैंड्स टुक अप फार्मिंग। सो यहाँ पे के जो वसनीक थे उन्होंने फार्मिंग जब शुरू की उससे पहले ही ख़त्म हो गई। बट द 2006 फाइंड टुगेदर विद द 3 अदर्स इन यॉर्क इन स्कॉटलैंड, सो ये जो 2006 की फाइंडिंग थी ना, और बाकी भी प्लेसेस पे थी, इज कंपेलिंग एविडेंस दैट लेनिक्स एंड द मिस्टीरियस लोवेन वर इन फैक्ट वन ऑफ द सेम एनिमल्स। ये जो मिस्ट्री वाला ये था ना पोइम में जो था एनिमल, और ये लेनिक्स, ये एक्चुअली सेम ही एनिमल थे। इफ दिस इज सो, और ये है अगर, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years। तो इसका मतलब ये जो कैट थी ये एक्सटेंट मतलब ख़त्म हुई थी कुछ 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले, इसका मतलब ये 6,000 साल पहले ख़त्म नहीं हुई, 5,000 साल पहले ख़त्म हुई। तो इसके बेस पे अगर हम आंसर टिक करें तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, इट सर्वाइव्ड इन ब्रिटेन लॉन्गर देन द प्रीवियसली थॉट। तो पहले सोच रहे थे कि ये 6,000 साल पहले, ठीक है, अगो ख़त्म हो गई, ठीक है, बट ये गलत है। तो एक्चुअली ये 5,000 साल पहले की तो हमें उसके बोन्स मिली हैं, तो वाह तब तक तो वो होगी, तो वो बोन्स 5,000 साल पहले की थी, तो तब वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। 15th क्वेश्चन है व्हाट पॉइंट, सो कौन सा पॉइंट है जो राइटर बोलता है अबाउट लार्ज प्रेडेटर्स इन द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में लार्ज प्रेडेटर्स के बारे में कौन सा पॉइंट राइटर बताता है? तो यहाँ पे अगर बोले वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीलिंग ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज दैट
ecosystems without large predators behave in completely different ways from those that retain them. तो इकोसिस्टम है जो विदाउट प्रेडेटर्स जो है वो डिफरेंट वे में बिहेव करता है उसकी बजाय जिसके पास लार्ज प्रेडेटर्स होते हैं. विदाउट प्रेडेटर्स मतलब ऐसा इकोसिस्टम जहाँ में प्रेडेटर्स नहीं है उसका बिहेव डिफरेंट होगा, और जिसमें प्रेडेटर्स हैं वो डिफरेंट होगा. सम ऑफ देम ड्राइव डायनामिक प्रोसेसेस दैट रेजोनेट थ्रू द होल फूड चेन, creating niche for hundreds of species that might otherwise struggle to survive. अगर थ्रू आउट हम इसका मतलब समझें तो इसका मतलब ये है कि ये चलाता है. ड्राइव का मतलब चलाना. सो सम ऑफ देम मतलब ये जो लार्ज प्रेडेटर्स है ना, दे ड्राइव करते हैं डायनामिक प्रोसेस दैट रेजोनेट थ्रू द होल फूड चेन. तो ये एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, जो पूरी फूड चेन के साथ चलता है. जैसे क्रिएटिंग नीचेस फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज दैट माइट अदरवाइज स्ट्रगल टू सर्वाइव. ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज के लिए मतलब कोई प्लेस बनाते हैं, मतलब नीच बनाते हैं कि जहाँ पे वो कुछ खा सकें, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़ी कैट्स हैं वो जो खाते हैं किसी को मार के, तो वो उनका जो बच जाता है तो वो बहुत छोटे 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 जानवर खाते हैं. लेकिन वो अगर बड़े जानवर मारेंगे ही नहीं तो छोटे छोटे जानवरों को कुछ मिलेगा ही नहीं. द किलर्स टर्न आउट टू बी ब्रिंगर्स ऑफ लाइफ. इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हाईलाइट होता है कि जो किलर्स हैं बेसिकली ये प्रेडेटर्स हैं बड़े, जैसे शेर हो गया, ठीक है, ये टर्न आउट टू बी ब्रिंगर्स ऑफ लाइफ. ये लाइफ को लेके आते हैं, ठीक है, ये मारते भी हैं लेकिन इनकी वजह से एक बहुत बड़ी होल फूड चेन भी तो चलती है. तो इसलिए जो हमारा ये लार्ज प्रेडेटर्स के बारे में ये जो पॉइंट बोल रहे हैं थर्ड पैराग्राफ वो ये है, देयर प्रेजेंस कैन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी. उनकी जो प्रेजेंस है ना वो बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि उनके बेस पे बहुत सारे छोटे छोटे जो लाइफ है, ठीक है, हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ हैं जो स्ट्रगल करते थे सरवाइव करने के लिए, वो उनको सरवाइव करने की ऑप्शन मिलती है, तो वो लाइफ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. इसलिए इसका मतलब वो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं. सो दे में कॉज डैमेज टू इकोसिस्टम, ये गलत है. देयर बिहेवियर कैन ऑल्टर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हुई. दे शुड बी री इंट्रोड्यूस ओनली टू एरियाज वेयर दे वर नेटिव. तो ये सिर्फ वहीं पे इंट्रोड्यूस करो जहाँ के ये थे, तो ऐसा भी नहीं है. तो वो इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि वे जो प्रेडेटर्स हैं इनकी प्रेजेंस हो तो बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होती है. क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट ब्रिटिश कंजर्वेशन इन द फोर्थ पैराग्राफ. सच फाइंडिंग्स प्रेजेंट ए बिग चैलेंज टू ब्रिटिश कंजर्वेशन. तो ये जो फाइंडिंग है कि ये वाली फाइंडिंग कि ये लार्ज प्रेडेटर्स बड़े ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजिकली, तो ये बिग चैलेंज ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट को प्रेजेंट करती है. विच हैज़ ऑफन सेलेक्टेड आर्बिट्ररी असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सॉट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम चेंजिंग. तो ये सिलेक्ट करते हैं, ये जो ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट है ये सिलेक्ट करते हैं, आर्बिट्ररी होता है रेंडम, असेंबलेज मतलब इकट्ठा करना, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेंडमली इकट्ठा करते हैं. एंड सॉट मतलब वो कोशिश करते हैं उसको फाइंड करने की, टू एंड सॉट मतलब देखते हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम चेंजिंग, तो वो चाहते हैं कि वो बदले ना. एट ग्रेट एफर्ट एंड एक्सपेंस, इसको हम छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट भी लगता है और ख़र्चा भी होता है. तो ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट्स हैं ना जो ये रेंडम प्लांट्स एंड एनिमल्स को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चेंज बदले ना, उनको बदलने से रोकते हैं. इट हैज़ ट्राइड टू प्रिजर्व द लिविंग वर्ल्ड एज इफ इट वर ए जार ऑफ पिकल्स. इसका मतलब ये हो जाता है कि वो इस लिविंग वर्ल्ड को ऐसा प्रिजर्व करना चाहते हैं जैसे कि कोई अचार का मर्तबान हो, जार हो, मतलब जैसे अचार को मर्तबान में किसी चीज़ में हम रखते हैं ना प्रोटेक्ट करके, ऐसा वो सोच रहे हैं करने का. तो इट हैज़ ट्राइड टू प्रिजर्व द लिविंग वर्ल्ड, वो लिविंग वर्ल्ड को ऐसे बचाना चाहते हैं जैसे कोई पिकल का अचार का कोई जार हो. लेटिंग नथिंग इन एंड नथिंग आउट, कुछ भी अंदर ना है कुछ भी बाहर ना जाए. कीपिंग नेचर इन ए स्टेट ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट, तो वो ऐसा नेचर को रखना चाहते हैं जैसे वो अरेस्टेड डेवलपमेंट हो. अरेस्टेड होता है कंट्रोल्ड, मतलब जो जिसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है, कंट्रोल में रहे. बट इकोसिस्टम आर नॉट मेयरली कलेक्शंस ऑफ स्पीशीज. बट इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ स्पीशीज
है, मतलब उनको कलेक्ट करे जाओ। दे आर ऑल्सो द डायनेमिक एंड एवर शिफ्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। उसमें बड़ा ही डायनेमिक और हमेशा बदलता रहता है, शिफ्टिंग रिलेशनशिप होता है उसमें। एंड दिस डायनेमिज्म ऑफन डिपेंड्स ऑन लार्ज प्रेडेटर्स। और ये जो डायनेमिज्म है ना, मतलब जो भिन्नता है उसमें, और ये लार्ज प्रेडेटर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये जो कंजर्वेशनिस्ट है, ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट, ये पूरी लिविंग वर्ल्ड को एक बक्से में बंद करके सोच रहे हैं, जैसे अचार को बक्से में रखते हैं, तो ऐसा ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, उसमें पूरा कोई इंटरफेरेंस ना हो। बट इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता। इकोसिस्टम तो बहुत ही डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, और ये लार्ज प्रेडेटर्स पे ही डिपेंड करता है। अगर ये हम समझ लें तो हमें पता लग जाएगा। इट हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स एम के बारे में बात नहीं की कि उन्होंने फेल हो गए। इट बिगिनिंग टू चेंज डायरेक्शन, अभी उन्होंने डायरेक्शन बदली है नहीं बदली पता नहीं। इट हैज़ टेकन ए मिसगाइडेड अप्रोच, ये हो सकता है कि वो कुछ जो कर रहे हैं ना वो सही अप्रोच नहीं है। इट हैज़ फोकस्ड ऑन मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीसीज, उन्होंने सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्पीसीज पे फोकस किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो रेंडमली प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चूज़ किया, अच्छा कोई ये चल उठा लो, ये उठा लो, ऐसा नहीं है। 17th क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग लार्ज एरियाज, बड़े जो एरियाज हैं ऑफ द सी, समुद्र के जो बड़े एरियाज हैं उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग वुड रिजल्ट इन। कमर्शियल फिशिंग होता है जैसे फिश पकड़ना हो गया। अगर यहाँ पे देखें, एट द सी द पोटेंशियल इज इवन ग्रेटर, जो सी है वहाँ पे इसका पोटेंशियल और भी बड़ा है। बाय प्रोटेक्टिंग लार्ज एरियाज फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग, अगर हम प्रोटेक्ट करें लार्ज एरियाज को कमर्शियल फिशिंग से, तो यही लिखा है, प्रोटेक्टिंग लार्ज एरिया ऑफ सी फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग वुड रिजल्ट इन, तो क्या होगा? We could once more see what 18th century literature describes vast shoals of fish being chased by fins and sperm whales. This policy would also greatly boost catches in the surrounding areas. ये जो पॉलिसी है ना, ये सराउंडिंग एरियाज में कैचेस भी बूस्ट करेगी। इसका मतलब इस अगर ऐसा हो तो हम जो इसके आसपास के एरियाज है ना, वहाँ पे जो कैचेस है, मतलब मछली पकड़ने का काम है, वो भी बढ़ जाएगा। The fishing industry insists on scoring every inch of seabed, leaving no breeding reserves, could not be more damaging to its own interest. ये जो फिशिंग इंडस्ट्री है ना, ये बोल रही है कि हमें हर एक इंच चाहिए सीबेड का, जहाँ पे भी फिश हैं, तो ये उनके लिए डैमेजिंग है, उनके इंटरेस्ट के लिए डैमेजिंग है। इसका मतलब ये है कि उनको प्रोटेक्ट करो थोड़ा, उनको सारी फिश को मत लेके जाने दो, क्योंकि ये उनको ही बेनिफिट देगा बाद में, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी, उनकी खुद की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, अ प्रैक्टिकल बेनिफिट फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर प्रोटेक्ट करेंगे ना हम लार्ज एरियाज कमर्शियल फिशिंग से, तो उनको खुद को ही बेनिफिट होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हमसे दोबारा से बहुत सारी फ़िश आ जाएंगी यहाँ पे, तो हम देखेंगे अच्छा बहुत सारी फ़िश आ गई हैं, तो इससे हमारा कैच भी बूस्ट होगा। सराउंडिंग एरिया से हमारा कैच बढ़ जाएगा, मतलब फ़िश इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। तो सम शॉर्ट टर्म लॉसेज ऑफ फिश इंडस्ट्री, ये भी ऐसा कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन हुआ इन फिश इंडस्ट्री, उसके अगेंस्ट है, ऐसा भी नहीं है। सर्टन चेंजेस टू टेक्निक्स विद द फिशिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे टेक्निक्स बदल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। सो आंसर आ जाएगा ए। 18th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डिस्टिंग्विशेस होता है अंतर बताना, रीवाइल्डिंग फ्रॉम अदर इन्वायरमेंटल कैंपेन्स, बाकी इन्वायरमेंटल कैंपेन्स से जो रीवाइल्डिंग है वो डिफरेंट क्यों है? तो अगर यहाँ पे पढ़ें, वन ऑफ द रीजन्स, एक रीज़न वाई एंथुसियाज्म फॉर रीवाइल्डिंग इज स्प्रेडिंग सो क्विकली इन ब्रिटेन इज दैट, तो ये जो एंथुसियाज्म है रीवाइल्डिंग का, ये स्प्रेड कर रहा है बड़ी ही तेज़ी से ब्रिटेन में। उसका रीज़न क्या है? वो क्या है? इट हेल्प्स टू क्रिएट ए मोर इंस्पायरिंग विजन देन द ग्रीन मोमेंट्स यूजुअल प्रॉमिस। ये क्रिएट, इसने हेल्प किया क्रिएट करने का मोर इंस्पायरिंग विजन, ये क्रिएट कर रहा है ज़्यादा इंस्पायरिंग विजन देन द ग्रीन मूवमेंट्स यूजुअल प्रॉमिस ऑफ समथिंग। जो ग्रीन मूवमेंट है, जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट थे ना, कैंपेन्स थे, उनका जो प्रॉमिस था उससे ज़्यादा इंस्पायरिंग विजन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से लेकर 22 तक, कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ए टू एफ। सो हमारे पास ये समरी है और इसमें हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्रीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, हिल साइड, वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमंस इन फार्म एनिमल्स। तो हमें ये लिस्ट कंप्लीट करनी है ये वर्ड्स यूज़ करते हुए। सो देर वुड बी मैनी एडवांटेजेस ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग द लिनक्स टू ब्रिटेन। इसके बहुत सारे क्या होंगे? फ़ायदे होंगे अगर हम ये जो जंगली बिल्ली है इसको वापस वाइल्ड में छोड़ दें।
while there is no evidence that the Linux has ever put dash in danger. ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि लिनक्स ने डैश को डेंजर में डाला. तो लिनक्स प्रेजेंट नो थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स. देयर इज नो नोन इंस्टेंस ऑफ वन प्रेइंग ऑन पीपल. तो इसका मतलब है कि लिनक्स ने कभी भी कोई थ्रेट नहीं दिया ह्यूमन बीइंग्स को. सो नो थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन इसका फर्दर मतलब उन्होंने बताया देर इज़ नो नोन इंस्टेंस. इंस्टेंस होता है घटना या एग्जाम्पल. ऐसी कोई भी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है कि वन प्रेइंग ऑन पीपल के जो लिनक्स है वो शिकार कर रहा है लोगों का. तो इसलिए तो उसने कभी भी लोगों को पीपल को डेंजर में नहीं डाला है. इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा पीपल. तो पीपल का सिनोनिम हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ह्यूमंस. तो इसलिए ह्यूमंस ऑप्शन है ई. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ई. सो फर्स्ट जो आंसर है हमारा 19th का वो आंसर आ गया ई. नेक्स्ट है इट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्टेन डैश हुज पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन रीसेंट डिकेज. ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ सर्टेन डैश, बहुत सारे डैश को रिड्यूस करेगा जिसकी पॉपुलेशन है. हुज पॉपुलेशन मतलब जिसकी पॉपुलेशन हैव इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन रीसेंट ईयर्स. पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स में इंक्रीज इनॉर्मसली. इनॉर्मसली होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों में, तो उनके नंबर को रिड्यूस कर देगा. अब किसकी की पॉपुलेशन बढ़ी है? अगर यहाँ पे देखें, इट इज़ ए स्पेशलिस्ट प्रेडेटर ऑफ रो डियर. ये किसका प्रेडेटर है? रो डियर का. प्रेडेटर मतलब शिकारी है, ये रो डियर का प्रेडेटर है. ए स्पीशीज दैट हैज़ एक्सप्लोडेड इन ब्रिटेन रीसेंट डिकेड्स. ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों में. होल्डिंग बैक बाय इंटेंसिव ब्राउजिंग अटेम्प्ट टू रीस्टेब्लिश फॉरेस्ट. इट विल ऑल्सो विंकल आउट सीका डियर. इसका मतलब यह क्या हो गया? ये सीका डेयर को भी ख़त्म करेगा. एन एग्जॉटिक स्पीशीज़, ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल. ह्यूमन बीइंग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा एज इट हाइड्स इन पेनिट्रेबल प्लांटेशन ऑफ यंग ट्री. तो इनपेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट होना है, एंटर करना. सो एज इट हाइड्स इन इम्पेनिट्रेबल प्लांटेशन. इम्पेनिट्रेबल हो गया जहाँ पे हम एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो छुपता है वहाँ पे, छुपता है उन प्लांटेशन में, छुपता है जहाँ पे घुस ही नहीं सकते. यंग ट्रीज़ की प्लांटेशन में घुस जाता है वो, वहाँ पे कोई घुस ही नहीं सकता. तो ह्यूमन बींग उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता. इम्पॉसिबल है फॉर ह्यूमन बींग टू कंट्रोल सिस्का डियर को. सो इसकी अगर हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ें तो ये रो डियर और सीका डियर को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये उनको खाता है. और ये दोनों एक तो बहुत एक्सप्लोड कर गया वहाँ पे, और एक ह्यूमन उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है ऐसे. सो इन दोनों को वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको खा लेगा वो, क्योंकि मार के खाता है उनको. सो इट विल रिड्यूस द नंबर्स ऑफ सर्टेन डैश. तो ये दोनों क्या है? हिल साइड फार्म एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ट्रीज या वाइल्ड एनिमल्स. हमारा जो आंसर होना चाहिए इसका होना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स. ये कुछ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स की जो संख्या है उसको रिड्यूस कर देगा जिसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. इट वुड प्रेजेंट ओनली ए मिनिमल थ्रेट टू डैश प्रोवाइडेड दीज वर केप्ट अवे फ्रॉम लिनक्स हैबिटेट. हैबिटेट होता है नेचुरल घर जो उनका है. लिनक्स रिक्वायर डीप कवर एंड एज सच प्रेजेंट्स लिटिल रिस्क टू शीप एंड अदर लाइफ स्टॉक्स. तो लिनक्स ने ना ये डीप कवर में रहता है, मतलब ये घने जंगल में रहता है. एंड सच प्रेजेंट्स लिटिल रिस्क. लिटिल रिस्क मतलब बहुत ही कम रिस्क ये प्रेजेंट करता है. किसे? टू शीप एंड अदर लाइफ स्टॉक्स. शीप और अदर लाइफ स्टॉक्स होते हैं जैसे गायें हो गई, ठीक है, भेड़ बकरियां, गायें, ये लाइफ स्टॉक्स होते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फार्म एनिमल्स. तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा एफ. ये मिनिमल थ्रेट मतलब लिटिल रिस्क टू शीप एंड अदर लाइफ स्टॉक्स मतलब फार्म एनिमल. लाइफ स्टॉक फार्म एनिमल्स होते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा एफ. फर्दर मोर द री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम would also link efficiently with initiative to return native dash to certain areas of the country. On a recent trip to क्रेनग्रोम माउंटेन्स, ये जो रीसेंट ट्रिप थी ना माउंटेन्स की, पहाड़ियों की, आई हर्ड, आई मतलब जो राइटर है वो बोलता है, मैंने सुना बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट को ये सजेस्ट दैट लिनक्स कुड बी री इंट्रोड्यूस विद इन 20 ईयर्स. लिनक्स है ना जो वो वाइल्ड कैट है, उसको 20 साल में वापस इंट्रोड्यूस कर देंगे. इफ ट्रीज रिटर्न टू ए बेयर हिल्स एल्सवेयर इन ब्रिटेन द बिग कैट कुड सून फॉलो. अगर जो ट्रीज़ हैं वो रिटर्न हो जाएं टू बेयर हिल्स एल्सवेयर इन ब्रिटेन, मतलब बाकी जगह पे जो
पहाड़ है, तो वहाँ पे जो ट्रीज़ वापस आ जाएं, रिटर्न हो जाएं, तब बिग कैट वुड सून फॉलो। तो बिग कैट वापस मतलब उसके साथ ही वापस आ जाएगी। सो इसको बेसिकली जो प्रोग्राम था, री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम, तो उसको वापस री इंट्रोड्यूस कर देंगे 20 साल में, वो बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। तो उसको किसके साथ लिंक किया था? वहाँ के नेटिव ट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से लेकर 26, ये है येस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन 23 है, ब्रिटेन कुड बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू री इंट्रोड्यूस द लिनक्स। तो जो ब्रिटेन है वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हो जाएगा कि जिसने लिनक्स को री इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, लिनक्स हैज़ नाउ बीन री इंट्रोड्यूस्ड टू द जावा माउंटेन्स, एल्प्स, वॉस्गैस इन ईस्टर्न फ्रांस एंड हर्ज माउंटेन्स इन जर्मनी, एंड हैज़ री इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन मैनी मोर प्लेसेस। तो ये जो लिनक्स है ये कई कई जगह पे री इंट्रोड्यूस हो चुका है। हैज़ री इस्टेब्लिश मतलब वहाँ पे ये हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मतलब ये हो चुका है बहुत सारे प्लेसेस पे। तो ये अगर फर्दर इनकी संख्या भी डबल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखे लार्ज स्केल रीवाइल्डिंग इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट ब्रिटेन। मतलब सब जगह पे ये हो रहा है, ब्रिटेन में नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट ब्रिटेन मतलब उसे छोड़ के। तो इसका मतलब ब्रिटेन कुड बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू री इंट्रोड्यूस लिनक्स, ये गलत हो जाएगा। सो आंसर इज नो, क्योंकि बाकी जगह पे ये हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, द लार्ज ग्रोथ इन द यूरोपियन लिनक्स पॉपुलेशन सिंस 1970 हैज़ एक्सीडेड कंजर्वेशनिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे अगर ये लिखें, या यूरोपियन पॉपुलेशन हैज़ ट्रिपल्ड सिंस 1970 टू रगली 10,000। पॉपुलेशन है लिनक्स की वो ट्रिपल हो चुकी है 1970 से, अगर देखें हम रगली 10,000 हो चुकी है, वो ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी इसके बारे में हमें नहीं बताया कि एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी उनकी। मे बी हो भी सकती है, मे बी नहीं भी हो सकती, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं बताया कि कितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो कितने हो जाएंगे। हाँ, ये हमें ज़रूर पता है कि 3 टाइम्स हो गए हैं, 3 टाइम्स हो गए हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन के बारे में बात नहीं हुई। तो चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव एक्सटेंडेड द हैबिटेट ऑफ लिनक्स इन यूरोप। तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से जो हैबिटेट है लिनक्स का वो एक्सटेंड हो गया है। तो अगर ये बोलें तो ये सही होएगा। वो क्यों? क्योंकि बोल रहा है वो, द लिनक्स हैज़ बीन एबल टू स्प्रेड as farming has left the hills and people discover that it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it। तो बोल रहे हैं कि लिनक्स हैज़ बीन एबल टू स्प्रेड, ये स्प्रेड हुआ, लिनक्स जो है जानवर स्प्रेड हुआ क्योंकि जो फार्मिंग है हैज़ लेफ्ट द हिल्स। तो क्योंकि फार्मिंग जो है वो छोड़ दी, हिल्स को छोड़ दिया फार्मिंग ने, मतलब वहाँ पे अब फसल नहीं उगाते। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज हो गई वहाँ पे, अब एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, इसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो एक्सटेंड हो गया, मतलब उनका स्प्रेड हो गया। सो ये इसका आंसर हो जाएगा यस। इट हैज़ बिकम अपेरेंट दैट स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन हैज़ कमर्शियल एडवांटेजेस। तो अपेरेंट का मतलब हो गया क्लियर। ये क्लियर है कि जो स्पीशीज़ ये है इसको रीइंट्रोड्यूस करने के कमर्शियल एडवांटेजेस है। कमर्शियल मतलब बिजनेस एडवांटेजेस है। सो एज टूरिस्ट विल पे फॉर द चांस टू सी इट। तो वो इसमें लिखा हुआ है कि हेल्प फार्मिंग खत्म हो गई और पीपल ने ये पता लगा कि ये ज़्यादा लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो। तो प्रोटेक्ट क्रिज्मेटिक एनिमल्स दैन टू हंट इट, इनको बचा के रखो, इनको मारो मत। एज टूरिस्ट विल पे फॉर द चांस टू सी इट, क्योंकि टूरिस्ट इसको देखने के लिए ना पैसे देंगे, तो फिर वहाँ के लोग उनको क्यों मारेंगे? कमर्शियल एडवांटेज है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट टॉपिक है, यूके कंपनीज नीड मोर इफेक्टिव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी के वो होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो यूके कंपनीज को ज़्यादा बेटर इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। स्टार्टिंग है 27 क्वेश्चन से लेकर 33 क्वेश्चन तक, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो पैराग्राफ ये है, आफ्टर नंबर ऑफ सीरियस फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस, बहुत सारे सीरियस फेलियर्स हुए गवर्नेंस में, उसके बाद क्या हुआ? Companies in Britain as well as elsewhere should consider radical changes to their director's role। तो जो कंपनीज है ना ब्रिटेन की और बाकी जगह पे भी, उनको क्या कंसिडर करना चाहिए? रेडिकल चेंजेस कंसिडर करने चाहिए अपने डायरेक्टर के रोल में, मतलब उनको डायरेक्टर के रोल्स को चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ क्लियर दैट रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स टुडे इज़ नॉट एन ईजी वन। आजकल ये आसान नहीं है काम इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। फॉलोइंग द 2008 फाइनेंशियल मेल्टडाउन, 2008 के जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन, मेल्टडाउन मतलब जो नुकसान हुआ
2008 में जो मार्केट गिरी थी उसके बाद, which resulted in a deeper and more prolonged period of economic downturn than anyone expected. तो इस ये बहुत ही लंबा डाउन टर्न था। इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब मंदी की हालत थी, बहुत लंबे समय तक मंदी की हालत थी, इतना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। द सर्च फॉर explanations in the many post-mortems of the crisis has meant blame has been raised spread far and wide. पोस्टमार्टम होता है मतलब कोई एनालाइजेशन किया है, तो एक्सप्लेनेशन जब देखा गया पोस्टमार्टम ऑफ क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के बाद जब इसका एनालाइज किया गया, उसमें एक्सप्लेनेशन जब सर्च की गई तो इसका जो ब्लेम है ना वो बहुत दूर दूर तक गया, स्प्रेड फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जब इसको देखा गया क्राइसिस के पोस्टमार्टम किया तो ब्लेम बहुत दूर दूर तक गया। गवर्नमेंट, रेगुलेटर, सेंट्रल बैंक्स, ऑडिटर्स हैव ऑल बीन इन द फ्रेम। इसका फ्रेम मतलब ये सारे कटघरे में आ गए, मतलब गवर्नमेंट्स को भी ब्लेम किया, रेगुलेटर्स को, सेंट्रल बैंक्स को, ऑडिटर्स को, सबको सबको ब्लेम किया। द रोल ऑफ बैंक डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एंड देयर वाइडली पब्लिसाइज्ड फेलियर्स हैव बीन एक्सटेंसिवली पिक्ड। तो जो रोल था ना बैंक डायरेक्टर्स का और मैनेजमेंट का, इनका जो रोल था, ये इनके बहुत सबको पता था कि ये फेलियर हुआ है, हैज़ बीन एक्सटेंसिवली पिक्ड, इसको बार बार पिक किया कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब सब कुछ इनकी वजह से हुआ। सो इनके रोल को, उनके फेलियर को बहुत ज़्यादा पिक किया गया। पिक्ड मतलब बार बार उसकी बात को उछाला, पिक्ड ओवर एंड एग्जामिन्ड इन रिपोर्ट्स, इंक्वायरीज, इन कमेंटरीज। और उनके जो रोल था उसको एग्जामिन किया गया रिपोर्ट्स में, इंक्वायरीज में एंड कमेंटरीज, कमेंटरीज में मतलब कमेंट्रीज जो होती हैं, तो कमेंट्स जो हुए उन पे, इंक्वायरीज हुई, रिपोर्ट्स हुई, उसमें उसको एग्जामिन किया गया। तो इसके बेस पे अगर हम देखें कि ओवरऑल डिस्प्यूट ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर मैनेजमेंट, सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पे डिस्प्यूट ऐसा कुछ नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ कंपनी ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन, सो कंपनीज का इम्पैक्ट जो है उस पर क्लोज एग्जामिनेशन हुआ। पॉसिबल नीड फॉर फंडामेंटल चेंजेस, सो ज़रूरत है फंडामेंटल चेंजेस की इन एवरी एरिया ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सारे एरियाज में। या मैनी एक्सटर्नल बॉडीज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ, बहुत सारी बॉडीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है इस प्रॉब्लम के लिए। सो ऐसा आंसर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है ओवरऑल ये मेल्ट डाउन हुआ, तो जब इसके एक्सप्लेनेशन को ढूंढा तो सब पे ब्लेम लगा, गवर्नमेंट पे, रेगुलेटर्स में, सेंट्रल बैंक पे, ऑडिटर्स पे, इन सबको घेरे में लिया, और जो बैंक का रोल था उसको भी प्रॉपर एग्जामिन किया। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें ये भी एक क्वेश्चन पता लग जाएगा येस नो नॉट गिवन में। येस नो नॉट गिवन हमें राइटर के क्लेम को प्रूव करना होता है। सो याद रखना है, जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं जनरली, ट्रू फॉल्स हैं जो वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड हो गए ट्रू फॉल्स। लेकिन ये येस नो है ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आपको केवल मिल जाते हैं, ये डायरेक्टली नहीं मिलते, ये समझने पड़ते हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पे 34th क्वेश्चन का, क्लोज स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब उसकी निगरानी रखी गई, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बिहेवियर ऑफ बोर्ड हैज़ इंक्रीज्ड सिंस इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो उनके जो बोर्ड के बिहेवियर है, मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब उनका रोल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन। सो उनके बोर्ड के जो रोल है वो क्या करते हैं क्या नहीं, उस पर बड़े ध्यान से एग्जामिनेशन किया जाता था, मतलब वो बढ़ गया है सिंस इकोनॉमिक डाउन टर्न। यहाँ पे भी वैसे भी इकोनॉमिक डाउन को, फाइनेंशियल डाउन मेल्ट डाउन के बाद कहीं पे ब्लेम लगा, और जो रोल है बैंकर्स का उसको बार बार पिक किया जाता था और एग्जामिन किया जाता था। सो स्क्रूटनी काइंड ऑफ एग्जामिन इन रिपोर्ट्स, इंक्वायरीज एंड कमेंटरीज। सो इसलिए मेल्ट डाउन के बाद वो बढ़ गया, तो एक्सटेंसिवली पिक एंड एग्जामिन्ड। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा यस। सो 34th आंसर आ जाएगा यस। पैराग्राफ बी है, द नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ दिस स्क्रूटनी हैज बीन to make the governance of companies in general an issue of intense public debate and has significantly increased the pressure on and the responsibilities of directors. So knock on मतलब हो गया इसके extra, other,
ठीक है, सो इसके अदर इफेक्ट्स, जो बाकी इफेक्ट्स थे ऑफ दिस स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब हो गया एग्जामिनेशन, तो जिस जो इसके बाकी इफेक्ट्स थे इस स्क्रूटनी के, एग्जामिनेशन के, हैज़ बीन टू मेक द गवर्नेंस ऑफ कंपनीज इन जनरल एन इशू ऑफ इंटेंस पब्लिक डिबेट। वो क्या है कि जो कंपनीज की गवर्नेंस है ना, इस पे बहुत ही इंटेंस पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, एंड हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द प्रेशर। सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है क्या, द प्रेशर ऑन डायरेक्टर्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसने बेसिकली जो दूसरे फैक्ट्स क्या हैं इस एग्जामिनेशन के, कि जो कंपनी की गवर्नेंस है वो एक इंटेंस पब्लिक डिबेट इशू बन गया है, और दूसरा क्या है इफेक्ट इसका, कि उसने इंक्रीज कर दिया, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया प्रेशर्स डायरेक्टर का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स की। तो इसका जो आंसर होगा, द इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन। सो इसका आंसर ये बनता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ कंपनीज पे, क्या इम्पैक्ट हुआ ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू क्लोज एग्जामिनेशन, जब उन पे क्लोज एग्जामिनेशन हुआ, सो ये स्क्रूटनी हुई, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। इम्पैक्ट्स मतलब यही नॉक ऑन इफेक्ट्स हो गए, तो नॉक ऑन इफेक्ट्स का मतलब हो गया इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो इस स्क्रूटनी का जो जिस पे क्लोज एग्जामिनेशन हुआ, स्क्रूटनी का इम्पैक्ट क्या हुआ, सो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड का, पैराग्राफ बी का, वो होगा सेकंड। पैराग्राफ सी, ऑफन अक्सर बोर्ड बिजनेस इज डिवॉल्व्ड टू कमिटीज। डिवॉल्व का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट कर देना फर्दर, जो डेलीगेट करना, डेलीगेट का मतलब जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आगे दे देनी। तो जो बोर्ड है वो अपनी पावर किसको दे देता है, कमिटीज को। सो द बोर्ड बिजनेस इज डिवॉल्व टू कमिटीज, कमिटीज को बिजनेस दे दिया इन ऑर्डर टू कोप विद द वर्कलोड, ताकि जो वर्कलोड है उसको मैनेज हो सके, विच मे बी मोर एफिशिएंट, जो कि अच्छी बात है, बढ़िया होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट कैन मीन दैट, बट इसका मतलब ये है, द बोर्ड एज अ होल इज लेस इन्वॉल्व इन फुली एड्रेसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो बोर्ड है ना, मेन बोर्ड है, क्योंकि उसने तो पावर डेलीगेट कर दी कमेटी को काम करने के लिए, तो वो लेस इन्वॉल्व हो जाएगा इन फुली एड्रेसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व ही नहीं करेगा। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द ऑडिट कमेटी मीटिंग टू लास्ट लॉन्गर देन द मेन बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ। तो ये अनकॉमन नहीं है, मतलब ये आम ही हो गया ये तो, कि ऑडिट मीटिंग ज़्यादा लंबी होती है बोर्ड मीटिंग से। तो अगर हम ये समझें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो हमारा जो पैराग्राफ सी है इसका आंसर आ जाएगा, ए रिस्क दैट नॉट ऑल डायरेक्टर्स टेक पार्ट इन सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो जो सारे डायरेक्टर्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपना काम डेलीगेट कर देते हैं फर्दर। सो इसका आंसर आ जाएगा सिक्स, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम येस नो नॉट गिवन पर चेक करें, तो 36 क्वेश्चन था, बोर्ड मीटिंग्स नॉर्मली कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू डिबेट मैटर्स इन फुल। तो बोर्ड मीटिंग्स कंटिन्यू रहती हैं उतने लंबे समय तक जब तक पूरे डिबेट्स हैं जो मैटर पे वो कंप्लीट नहीं हो गई। तो ये आंसर हो जाएगा नो। सो नो क्यों होगा? क्योंकि जनरली यहाँ पे लिखा है ऑडिट मीटिंग्स ज़्यादा लंबी चलती थी बोर्ड मीटिंग से, और बोर्ड जो है वो तो अपनी कमेटी को दे देता था पावर्स, मतलब डेलीगेट कर देता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पावर, तो वो लेस इन्वॉल्व रहता था इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में। इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे मेजर इश्यूज़ में तो वो इन्वॉल्व ही नहीं था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो 37 क्वेश्चन है, यूजिंग ए कमेटी स्ट्रक्चर वुड इंश्योर दैट बोर्ड मेंबर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट सिग्निफिकेंट इश्यूज़। अगर हम कमेटी स्ट्रक्चर को यूज़ करें तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो फुली इन्फॉर्म्ड होंगे अबाउट सिग्निफिकेंट इश्यूज, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसके बारे में। लेकिन हमने सी पैराग्राफ में यहाँ पे पढ़ा था कि बोर्ड मेंबर्स का इज डिवोटेड टू कमेटीज, बोर्ड बिजनेस जो है, जो बोर्ड का काम है वो कमेटीज को दे दिया इन ऑर्डर टू कोप विद द वर्कलोड, विच मे बी मोर एफिशिएंट, वो अच्छा होगा, बट मेंट दैट बोर्ड एज अ होल इज लेस इन्वॉल्व इन फुली एड्रेसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इसका मतलब वो लेस इन्वॉल्व होगा, तो उसके बाद उसको उसके पास फुली इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो इसलिए हमारा जो 37th का आंसर है ये भी क्या हो जाएगा, नो। बट हमें यहाँ तक ये जो 35th क्वेश्चन है इसके बारे में, द बैंक हैव बीन मिसमैनेज टू ए ग्रेट एक्सटेंड देन अदर बिजनेस, बैंक और अदर बिजनेस के बारे में जो कंपैरिजन है मिसमैनेजमेंट का, तो उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो होगा नॉट गिवन। पैराग्राफ डी,
ए रेडिकल सोल्यूशन। सो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? सोल्यूशन की। विच में वर्क फॉर सम वेरी लार्ज कंपनीज, जो काम करे, मतलब वर्क फॉर जो सोल्यूशन है जो काम करेगा वेरी लार्ज कंपनीज के लिए, whose business are extensive and complex, is the professional board। तो एक सोल्यूशन जो काम करेगा लार्ज कंपनीज के लिए, मतलब जिनका काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोफेशनल बोर्ड रखे हैं वो, whose members would work up to 3 to 4 days a week। जिनके जो मेंबर्स हैं वो 3 से 4 दिन काम करें, सपोर्टेड बाय देयर ओन डेडिकेटेड स्टाफ एंड एडवाइजर्स। ठीक है, जिनके पास अपना ही डेडिकेटेड स्टाफ हो या एडवाइज़र हो। तो अगर हम इसको कंसेप्ट को थोड़ा समझें तो हमें पता लगेगा कि सोल्यूशन सोल्यूशन मतलब कुछ कि प्रपोजल होगा, एक प्रपोजल दिया क्या, टू चेंज द वे बोर्ड ऑपरेट्स, कि बोर्ड काम कैसे करे। तो वो बोल रहा है कि वो एक प्रोफेशनल बोर्ड रखे जिसका काम हो 3 से 4 दिन वो पहले वीक में काम करे, उसके पास डेडिकेटेड स्टाफ हो, एडवाइज़र हो, सब कुछ हो। तो इसलिए हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा वो होगा 8th। अगर हम फर्दर इसको पढ़ें, हमारे पास आंसर ये भी आ जाएगा, बिफोर 2008 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वर एट ए डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ डैश। 2008 तो हमारे पास यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हम पढ़ें, ये लाइन हमारी शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। However, more professional and better informed board would have been particularly appropriate for banks। ये जो ज़्यादा प्रोफेशनल है ना और बेटर परफॉर्म बोर्ड है, ये खासकर किन के लिए अप्रोप्रिएट होगा? पर्टिकुलरली ये खासकर मतलब सही होगा बैंक्स के लिए, ठीक है। वेयर द एग्जीक्यूटिव्स हैड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लैक्ड। तो जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनके पास इंफॉर्मेशन का असेस होता है। असेस मतलब उनके पास रीच होती है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन दैट पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लैक्ड। तो लेकिन ये पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास तो नहीं होती, लीविंग द लेटर अनेबल टू कंप्रीहेंड और एंटिसिपेट द 2008 क्रैश। तो इसी वजह से जो लेटर मतलब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे ना, ये समझ ही नहीं पाए और एंटीसिपेट ही नहीं कर पाए 2008 का क्रैश। कंप्रीहेंड मतलब समझना, एंटीसिपेट मतलब अनुमान लगाना। 2008 का जो डाउन टर्न हुआ था, इकोनॉमिक मंदी आई थी, तो समझ ही नहीं पाए। तो बट नॉन एग्जीक्यूटिव बिफोर 2000 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिसएडवांटेज था क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ, सो आंसर आ जाएगा उनके पास किस चीज़ की कमी थी? इंफॉर्मेशन की कमी थी। सो आंसर आ गया इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिजम्स ऑफ बोर्ड, क्रिटिसिजम्स होता है इनकी निंदा करना, मतलब इनको जो मेन क्रिटिसिज्म मिलता था बोर्ड को ऑफ द डायरेक्टर्स। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसिजम्स ऑफ बोर्ड्स एंड द डायरेक्टर्स इज दैट, वो था, क्या था क्रिटिसिज्म? दैट दे डू नॉट फोकस sufficiently on long term matters of strategy, sustainability and governance। तो ये लॉन्ग टर्म जो मैटर्स थे ना, स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको सस्टेनेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे कंपनी को लंबे समय तक चलाएं, या उसको गवर्न कैसे करना है, इस पे वो फोकस ही नहीं करते थे। बट इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेट टू मच ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो वो छोटे छोटे मतलब फाइनेंशियल टर्म्स या फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे छोटी शॉर्ट टर्म उनकी सोच थी, उनकी लॉन्ग टर्म सोच थी नहीं। तो अगर हम ई पैराग्राफ को इस बेस पे देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा 7th, बोर्ड्स नॉट लुकिंग फार इनफ अहेड। वो अहेड मतलब आगे, तो वो दूर तक फार इनफ अहेड मतलब वो लॉन्ग टर्म सोच थी नहीं बोर्ड की, तो वो तो शॉर्ट टर्म ही सोचते रहते थे। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7th। पर इसी बेस पे अगर हम ये क्वेश्चन करें, बोर्ड्स टेंड टू प्लेस टू मच एम्फेसिस ऑन डैश considerations that are only of short term relevance। तो ये टू मच एम्फेसिस मतलब ये टू मच फोकस किस पे करता था? डैश पे करता था, डैश कंसिडरेशंस पे करता था, दैट आर ओनली शॉर्ट टर्म रेलेवेंस, जिनका सिर्फ शॉर्ट टर्म रेलेवेंस होता था। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंसिडरेशंस मैट्रिक्स, ये कंसिडरेशंस का सिनोनिम आ जाएगा। सो ये the board tend to place too much emphasis on financial considerations that are only of short term relevance। so matrix क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि matrix एक noun है, considerations भी एक noun है, यहाँ पे adjective आएगा, तो adjective जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा financial considerations। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। सो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस दैट आर ओनली शॉर्ट टर्म रेलेवेंस, शॉर्ट टर्म रेलेवेंस के फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। पैराग्राफ एफ है,
compensation for chief executive has become a compact zone where pitched battles between investors, management, and board members are fought, often behind closed doors but increasingly frequently in the full glare of press attention. कंपनसेशन क्या होता है बेसिकली? जैसे कंपनसेशन फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मतलब हो जाएगा सैलरीज जो होती है ना चीफ एग्जीक्यूटिव की, चीफ एग्जीक्यूटिव ने मतलब डायरेक्टर ने कितना काम किया उसको कंपनसेशन भी तो पे करना है, सैलरी। तो हैज़ बिकम ए कॉम्बैक्ट जोन, कॉम्बैक्ट होता है लड़ना, फाइट का जोन बन गया है, वेयर पिच्ड बैटल्स बिटवीन इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट एंड बोर्ड मेंबर्स आर फॉट, जहाँ पे जो बैटल्स हैं वो लड़ी जाती हैं। मतलब क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो बोलते हैं हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो बोलते हैं हम नहीं देंगे इतना। ऑफन बिहाइंड क्लोज डोर्स बट इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंटली इन द फुल ग्लेयर ऑफ प्रेस अटेंशन। हालांकि ये बंद दरवाजे में होती हैं कि भाई कितनी सैलरी जाएगी सीईओ को या चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, लेकिन फिर भी प्रेस इस पर ध्यान रखती है भाई किसको कितनी सैलरी मिली। मैनी वुड आर्ग्यू दैट it is in the interest of transparency and good governance as shareholders use their muscle in the pay in the area of pay to pressure boards to remove unperforming chief executives। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है कि जो जो कंपनसेशन होगा ना चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कितना दिया जाएगा, मतलब इसमें बैटल्स होती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स इस पर लड़ते हैं। हालांकि ये बंद दरवाजे में होती है लेकिन प्रेस को सब पता लगता है। सो हम इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब बैटल्स होती हैं, इसमें अलग अलग इसके व्यूज़ होते हैं ओवर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स बेसिकली कंपनसेशन हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। ये आपको अगर समझ आए। डिस्प्यूट्स मतलब हो गया यही बैटल्स हो गई हैं रिगार्डिंग सीनियर मैनेजमेंट। सो सीनियर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की, कितनी सैलरी होगी कितनी नहीं, तो वो यहाँ पे लड़ी जाती हैं। सो यहाँ पे आ गया एफ। लेकिन यहाँ पे अगर फर्दर पढ़ें that it is in the interest of transparency and good governance as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure board to remove unperforming chief executives। तो ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा होगा, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के इंटरेस्ट में है, ये फायदेमंद है। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, गुड गवर्नेंस होगी तो ये फायदेमंद है। मैनी वुड आर्ग्यू दैट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस एज शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं यूज करेंगे देयर मसल इन द एरिया ऑफ पे। सो इन द एरिया ऑफ पे मतलब जो सैलरी है ना उस पे वो अपने मसल को यूज़ करेंगे। मतलब मेरे पास मतलब ज़्यादा पावर है, वोटिंग पावर ज़्यादा है, तो उसके बेस पे वो मसल पावर अपनी यूज़ करेंगे टू इन द एरिया ऑफ पे टू प्रेशर बोर्ड टू रिमूव अंडर परफॉर्मिंग चीफ एग्जीक्यूटिव, ताकि वो अंडर परफॉर्मिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल सकें। तो फिर हम लिखें इन सर्टन मैटर, सर्टन मैटर्स मीन्स इन द एरिया ऑफ पे सच एज पे, तो यहाँ तो साफ साफ लिखा है इन सर्टन मैटर्स सच एज पे। तो कुछ एरियाज में जैसे कि पे हो गया, यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ पे, द बोर्ड में हैव टू एक्सेप्ट, बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा द व्यू ऑफ डैश। तो कौन एक्सेप्ट कराएगा उनको अपना व्यू? सो यहाँ पे लिखा है it would argue that it is in the interest of transparent good governance as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure boards, तो बोर्ड को प्रेशर करेगा to remove unperforming chief executive। तो इस एरिया ऑफ पे जो सर्टन मैटर्स है बोर्ड को किसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्यू? हमारा जो आंसर आ जाएगा शेयर होल्डर्स। लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ जी, और हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, थर्ड एंड फिफ्थ। द फाइनेंशियल क्राइसिस stimulated a debate about the role and purpose of company and a heightened awareness of corporate ethics। ये जो क्राइसिस है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, इसने क्या किया है, इसने डिबेट छेड़ दी है ऑन द रोल एंड पर्पस ऑफ ए कंपनी का, कंपनी का क्या रोल है, क्या पर्पस है, और कॉर्पोरेट एथिक्स पे ना अवेयरनेस को हाइटन कर दिया है। मतलब इसकी एथिक्स, इसके क्या मॉरल चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट इन द कॉर्पोरेशन हैज़ बिकम इरोडेड, जो कंपनीज है ना उस पर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, इरोडेड का मतलब हो गया ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया सारा, तो वो कॉर्पोरेशंस पे ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया। एंड एकेडमिक्स सच एज दिस पर्सन, ये जो है, इन हिज थॉटफुल एंड बेस्ट सेलिंग बुक व्हाट मनी कांट बाय आर क्वेश्चनिंग द मोरालिटी ऑफ कैपिटलिज्म एंड द मार्केट इकोनॉमी।
और जो एकेडमिक्स है ना, जैसे ये पर्सन है, मतलब ये कोई स्कॉलर होगा, इसने अपनी बेस्ट सेकंड बुक व्हाट मनी कांट बाय, जो पैसा नहीं खरीद सकता, उसमें क्वेश्चन किया है मोरालिटी ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केट इकोनॉमी। तो इसकी मोरालिटी पे, इसकी सही और अच्छी बुरी पहचान पे, कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी पे क्वेश्चन कर दिया। भाई क्या है ये? बोर्ड ऑफ कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स विल नीड टू वाइडन देयर पर्सपेक्टिव। जो बोर्ड ऑफ कंपनीज है ना, और सारे सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स मतलब हर एक एरिया में जो बोर्ड ऑफ कंपनीज है इन ऑल सेक्टर्स विल नीड टू वाइडन देयर पर्सपेक्टिव। तो उनको अपने पर्सपेक्टिव को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। टू इनकम पास, इनकम पास होता है सब कुछ कवर करना, टू कंपास इनकम पास दीज इश्यूज एंड दिस में इन्वॉल्व ए री अलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स। तो उनको बहुत सारे मेजर, सारे सेक्टर्स में बोर्ड ऑफ कंपनीज को अपना पर्सपेक्टिव को, इन इश्यूज को शामिल करना पड़ेगा और अपने कॉर्पोरेट गोल्स को रीअलाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें अगर सोचें, द पॉसिबल नीड फॉर फंडामेंटल चेंजेस इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस और द फॉलोइंग नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स विद बोर्ड इनफ एक्सपीरियंस। फॉलोइंग नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स की बात तो नहीं हो रही कि बोर्ड मेंबर्स कम हो रहे हैं, विद बोर्ड इनफ एक्सपीरियंस, जो जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ऐसे बोर्ड मेंबर्स कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली फंडामेंटल चेंजेस इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस में ज़रूरत है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें क्लियर होगी। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला भी है कि ऑल सेक्टर्स हैं इसमें, उनको कॉर्पोरेट गोल्स को रियलाइन करना पड़ेगा, इन इश्यूज़ को बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा, उनको पर्सपेक्टिव को अपना हॉरिजॉन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो इससे हमें ये डाटा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आई या आपको कोई क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई, तो आई सजेस्ट कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।